जैन दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जिसमें हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। अपने पास से क्वेश्चन नहीं, इसमें आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन 2021-22 में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने इसमें मैं आपको बता दूं 3 शिफ्टों के क्वेश्चन उठाए हैं। 3 शिफ्टों के क्वेश्चन उठाए 3 शिफ्टों में, और हमें 9 क्वेश्चन मिले हैं। तो आपको ये भी पता चलेगा कि पिछली बार 2022 में जो 23 में एग्जाम हुआ, मतलब 22 में वैकेंसी आई, 23 में एग्जाम हुआ, तो कहने का मतलब आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक शिफ्ट में आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिले। तो एक शिफ्ट में आपको कितने, लगभग आपको 3 क्वेश्चन देखने को हिस्ट्री के मिलते हैं। 9 क्वेश्चन है, 3 शिफ्टों से लिए हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा और कितने आप कर पाएंगे। ठीक, बेहतरीन व्याख्या के साथ हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की उन्होंने किसने की। कहने का मतलब सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की 1873 में। कई बार क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है। राइट आंसर इसका ज्योतिबा फूले होगा। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की, ये भी आता है। तो कब बोलेंगे 1873 में। ज्योतिबा फूले जी की एक रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। नाम क्या है? गुलामगिरी। गुलामगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी कई बार एग्जाम में आते हैं। गुलामगिरी, ठीक, गुलामगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। क्या अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? अर्थशास्त्र वासुदेव के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, मेगस्थनीज के द्वारा, विशाखादत्त के। विशाखादत्त की एक रचना है मुद्रा राक्षस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस, इसके मुद्रा राक्षस ये मौर्य साम्राज्य के, और कई मतलब मौर्य साम्राज्य हो, गुप्त साम्राज्य, ज़्यादातर मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देती है। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है मुद्रा राक्षस। मेगस्थनीज की है इंडिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आती है इंडिका। और अर्थशास्त्र कौटिल्य की है। अच्छा, कौटिल्य अर्थशास्त्र, तो इनका कौटिल्य जो है, कौटिल्य किसके दरबार में रहते थे? कई बार ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। विष्णुगुप्त भी इनका नाम है। इनका नाम क्या है? विष्णुगुप्त। इनका नाम भी आ जाता है विष्णुगुप्त, इनका नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त इनका नाम है। ठीक है। अच्छा, कई बार कौटिल्य किसके दरबार में रहते थे? ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में, चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त प्रथम। कौन से चंद्रगुप्त? मौर्य साम्राज्य वाले, मौर्य साम्राज्य वाले। ठीक है, मौर्य साम्राज्य वाले। अच्छा, एक बार एसएससी ने यह भी क्वेश्चन पूछा है कि अर्थशास्त्र की जो बुक है इसकी विषय वस्तु क्या है। कई बार लोग इकोनॉमिक्स मतलब समझते हैं कि अर्थशास्त्र से संबंध, नहीं, इसकी जो विषय वस्तु राजनीति है। किसकी है? राजनीति वाले इसके मामले, राजनीति से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला दोस्तों, कि निम्नलिखित में से हर्ष के, देखिए क्वेश्चन आपने कहेंगे फिर से 4 नंबर में क्या बोला, ये मैंने शिफ्टों से क्वेश्चन उठाया, पिछली शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। क्या निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन के दरबार में दरबारी कवि हर्षचरित के लेखक हैं? तो हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहते थे, और बाणभट्ट की एक और रचना कादम्बरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कादम्बरी, कादम्बरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई है। और हर्षचरित भी याद रखना है। कादम्बरी, हर्षचरित बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती है। अगर मैं हर्षवर्धन की दोस्तों बात करता हूं, तो हर्षवर्धन खुद एक, कहने का मतलब रचनाकार थे, और इन्होंने 3 रचनाएं अपनी भी लिखी। कई बार एग्जाम में सीधा पूछे हर्षवर्धन ने कितनी अपनी रचना लिखी। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इनके एक सहयोगी ने इनकी रचनाएं लिखी, लेकिन उनका नाम हर्षवर्धन का था। प्रियदर्शिका बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी है हर्षवर्धन जी की प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका या ठीक, प्रियदर्शिका। रत्नावली, रत्नावली, ठीक है, नागानंद, रत्नावली और नागानंद। ठीक है, याद रखेंगे, 3 रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजशेखर, ये विद्वान बहुत इंपॉर्टेंट है। राजशेखर आपको याद रखना, राजशेखर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 2 मतलब महिपाल, महिपाल और महिपाल के पिता एक थे राजशेखर, मतलब महिपाल के पिता थे महेंद्रपाल, महेंद्रपाल, उनके दरबार में आपको देखने को मिलते हैं राजशेखर, महेंद्रपाल। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजशेखर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार एग्जाम में सीधे पूछ लेते हैं किसके दरबार में थे, 2 महिपाल और महेंद्रपाल के दरबार में थे। राजशेखर की बुक है दोस्तों, मैं इस वक्त भूल रहा हूँ, उसको आप लोग जरूर देख लेना। इस वक्त मैं भूल रहा हूँ राजशेखर की कौन सी बुक है, इंपॉर्टेंट है, उसे आप देख लेंगे एक बार। ठीक है, राजशेखर की। आइए अगले पर देखते हैं। कालिदास, कालिदास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त साम्राज्य वाले, गुप्त साम्राज्य के जो थे, गुप्त साम्राज्य के, उनसे संबंधित है कालिदास। उनके दरबार में आपने सुना होगा 8 लोग रहते थे, 8 कवियों का समूह रहता था, उसमें ही कालिदास भी थे। कालिदास की रचनाएं एक नहीं 50 हैं, आप एक नहीं 50 ले लीजिए, चाहे वो आप दे लीजिए। अभिज्ञान शकुंतलम हो गई, अभिज्ञान शकुंतलम बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछी गई, याद रखना है। अभिज्ञान शकुंतलम कई बार एग्जाम में आती है। ठीक है, आइए अगली क्वेश्चन, यह अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा। क्या प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक त्यौहार है? अब आप लोग सोचेंगे कि महामस्तकाभिषेक जो त्यौहार है ये किसी और सब्जेक्ट में, स्टैटिक का क्वेश्चन दोस्तों नहीं, ये हिस्ट्री में कई बार आपके एग्जाम में पूछा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर जैन धर्म से
संबंधित है और ये प्रत्येक 12 वर्ष बाद मेला लगता है। 12 वर्ष बाद मेला लगता है। आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, उसमें भी पढ़ा होगा। जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो महामस्तकाभिषेक 12 वर्ष बाद लगता है। कहाँ लगता है, कई बार एग्जाम में आता है, तो कर्नाटक में। कहाँ दोस्त, कर्नाटक में श्रवणबेलगोला एक स्थान है, श्रवणबेलगोला, उसी के आसपास। अच्छा, श्रवणबेलगोला आपने और सुना होगा कहाँ दोस्तों, ये आपने वो चंद्रगुप्त जब मौर्य पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने जो संलेखना संधारा से प्राण त्यागे थे, तो उन्होंने भी कहा वहीं त्यागे थे। ठीक है, श्रवणबेलगोला के आसपास। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए। कह रहा 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, बहुत इनसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इनसे अधिवेशन से इनके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहला दूसरा अधिवेशन आपको याद रखना है, 1886 का अधिवेशन, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद 1893 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हालांकि ये अधिवेशन बहुत कम आपने पढ़ा होगा, लेकिन कई बार सीधा पूछ लेता है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने नहीं की? 3 ऑप्शन ये होंगे, चौथा दूसरा होगा, आपको पहचानना होगा। 1906 का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये विवादास्पद भी रहा है, क्योंकि इसमें नरम दिल और गर्म दिल की थोड़ी घटनाएं आपको 1906 जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको लेकर कई मतलब विवाद हुए अध्यक्षता को लेकर। फिर दादा भाई नौरोजी ने ली, और सबसे पहले 1906 में स्वराज शब्द की मांग की गई थी। किसकी? स्वराज शब्द की मांग भी कहाँ की गई थी भाई? 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, द ग्रेन वयोवृद्ध पुरुष, या अंग्रेजी में वयोवृद्ध पुरुष ने हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में द ग्रेट गोल्ड ऑफ मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ब्रह्म समाज आपको पता ही होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, बताने की जरूरत नहीं है, 1828 में, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन। 1815 में इन्होंने स्थापना की थी, याद रखेंगे, आत्मीय सभा। कई बार एग्जाम में सीधी आती है, और जीडी में अब की बार भी आई, प्रोफेसर करवाऊंगा, बताऊंगा। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना कहीं लिख लीजिए अगर ना आपको पता। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी। मिरातुल अखबार इन्हीं का 1826 में। 1826 में जूरी अधिनियम आया था, उसका इन्होंने विरोध भी किया था। ये भी क्वेश्चन आता है, जूरी अधिनियम का विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। क्या हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ युद्ध? देखिए, अभी हर्षवर्धन का एक क्वेश्चन अपने पहले किया, और फिर से देखिए हर्षवर्धन का क्वेश्चन आ गया। तो कहने का मतलब है एसएससी ने हर्षवर्धन से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं, जीडी के क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। अच्छा, इसकी रचना हमें कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख से। एहोल अभिलेख से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एहोल अभिलेख से सब मिलती है, एहोल अभिलेख से मिलती है, अभिलेख से मिलती है। ठीक है, कई बार ये भी बनता है कि ये पुलकेशिन द्वितीय कौन था? ये चालुक्य वंश का शासक था, चालुक्यों में था पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य। ठीक है, चालुक्य वंश का शासक था, याद रखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय। क्लियर आप सभी को? कौन सा युद्ध? नर्मदा का युद्ध। क्लियर आप सभी को? एहोल अभिलेख। अगला, क्या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना दिल्ली में किसने, कहाँ पर हुई थी? ये बताना है। देखिए, सबसे पहले आपको बताना, एक संस्था थी HRA, नाम क्या था? हिंदुस्तान HRA थी, HRA नाम क्या था दोस्तों? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ये सोशलिस्ट नहीं था, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, 1924 में स्थापना हुई, 1924 में। 1925 में आपने घटना सुनी होगी काकोरी वाली, तो उस घटना के कारण HRA के कुछ सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। तो HRA जो थी, इसका मतलब ये विघटन हो गया, और इसी का नाम परिवर्तित करके नाम का पड़ा क्या नाम पड़ा दोस्तों? HRA, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सोशलिस्ट जोड़ दिया गया, और संस्था बनी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। स्थापना पूछे कब हुई? तो याद रखेंगे 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? फिरोज शाह कोटला मैदान में। कहाँ पर दोस्तों? फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई, याद रखेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप में द्वारा किस विलय पत्र पर अधिकार स्थापित किया था? किस रियासत पर अधिकार स्थापित किया था? आपको पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रियासतों से जुड़े उनसे क्वेश्चन सरदार वल्लभ भाई पटेल से आते हैं। उन्होंने एकीकरण में भारत की बहुत भूमिका निभाई। ठीक है, 3 रियासतें बची थी, नाम क्या था? हैदराबाद एक रियासत थी। ठीक है, एक आपकी रियासत कौन थी? जूनागढ़ रियासत थी, और ये आपकी कौन सी थी? जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर वाली। कौन सी थी? कश्मीर वाली। ठीक है, जम्मू कश्मीर वाली।
3 रियासतें बनी थी जिनका विलय नहीं हो पाया था। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई या भारतीय सेना के हस्तक्षेप के आधार पर बताते हैं। कई बार इसे ऑपरेशन पोलो सीधा पूछा था, ऑपरेशन पोलो याद रखेंगे, ऑपरेशन पोलो सीधा पूछा जाएगा। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित, तो क्या बोलेंगे, हैदराबाद से। जूनागढ़ कई बार सीधा पूछा था, किस कैसे आया, तो जनमत संग्रह के आधार पर, जनमत संग्रह के आधार पर, जनमत संग्रह के आधार, और कश्मीर विलय पत्र के आधार पर। कश्मीर कैसे भारत में मिला, विलय पत्र के आधार पर। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है बहुत अच्छे से ये बात आपने समझी होंगी। क्लियर है, आइए अगले पर चलते हैं। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है आप सभी इसको भी राइट आंसर देंगे। तो निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था, धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था। आपको पता है कलिंग, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करता है। अशोक कहाँ है, कलिंग पर अपने शासन के जब शासन करना शुरू करता है तो कलिंग पर आक्रमण करता है। कलिंग पर आक्रमण की जानकारी कई बार सीधी आती है। अभी इसके अशोक के अभिलेख बनवाए। सबसे पहले अगर पूछे कि इतिहास में सबसे ज़्यादा अभिलेख किसके, तो अशोक के ही मिले हैं, ठीक है। और कलिंग पर आक्रमण करता है और इसकी हमें जानकारी दोस्तों कहाँ से मिलती है, तो 13वें शिलालेख से कलिंग पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। कई बार एग्जाम में आता है, 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है कलिंग की, ठीक है। उसी पर हमें कलिंग आक्रमण करता है और कहते हैं कि कलिंग पर आक्रमण भाई खून खराबा होगा, बर्बादी होगी, पैसे की, सैनिकों की, घोड़ों की, सबकी बर्बादी को देखकर अशोक ने धम्म की अवधारणा, मतलब अपने आप को एक, मतलब कहते हैं तटस्थ हो गया, धम्म की अवधारणा को, नीति को अपनाया। तो राइट आंसर क्या होगा, अशोक। और अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। किसको, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो 9 क्वेश्चन थे और 3 शिफ्टों के क्वेश्चन थे। तो 9 में से कितना आपका आंसर रहा, क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताएं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर तरीके को क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि पता चले आपको कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है आप सभी को बहुत बेहतरीन से समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।